हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं यूनिट सेकंड बिजनेस मैथमेटिक्स का पार्ट थर्ड। पार्ट वन में मैंने आपको बेसिक पढ़ा दिया था, पार्ट सेकंड में थोड़ी एप्लीकेशन करा दी थी और आज हम आगे की एप्लीकेशन इस पार्ट में करेंगे और इस यूनिट को यहीं पे खत्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है? तो देखो, इलास्टिसिटी का मतलब होता है रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल टू द गिवन परसेंटेज चेंज ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये हमारा मतलब होता है इलास्टिसिटी का। अब तुमने ना इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इनकम इलास्टिसिटी और कॉस्ट इलास्टिसिटी, वो हम सब यहाँ पे पढ़ने वाले। लेकिन उससे पहले अगर आपको एक जनरल क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इलास्टिसिटी, या उसको कैलकुलेट करना, मतलब थ्योरी क्वेश्चन तो नहीं आएगा ऑफ कोर्स, बट उसको कैलकुलेट करना, तो जब ये जनरल क्वेश्चन होता है तो इसको हम कहते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी। पॉइंट इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? किसी भी एक पॉइंट पे किसी भी फंक्शन के लिए हम इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है ना, वो ये होता है एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, जहाँ पे हमारा जो डी एक्स है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डी वाई मतलब जो हमारा एक्स है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, अब चलो इसका एक क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है टू स्टडी ऑफ ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक यूजेज अ रिलेशन x इज इक्वल्स टू 0.4 k to the power 1 minus 0.6 where k is expenditure of building road and x is measure of traffic volume। मतलब एक स्टडी है जहाँ पे ये रिलेशन उन्होंने बैठाया है एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग रोड और ट्रैफिक वॉल्यूम के मेजर ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम के बीच में। के जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग रोड और एक्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है ट्रैफिक वॉल्यूम को। अब हमें इलास्टिसिटी फाइंड करनी है एक्स की विद रेस्पेक्ट टू के। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हुआ? हमारा के, और डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ हमारा एक्स। ठीक है, इतना समझ आया? हमेशा याद रखना जब भी तुम्हें क्वेश्चन आता है इलास्टिसिटी का, ट्राई टू फाइंड डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि उसी से फिर तुम फॉर्मूला सही लगा पाओगे। उसके बाद हमसे बोला है कि अगर 3% ट्रैफिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो एक्सपेंडिचर रोड पे कितनी इंक्रीज करनी है ये भी हमें बताना है। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। देखो, हमारा जो k है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे इट विल बी एक्स के इज इक्वल्स टू k अपॉन एक्स और डी एक्स अपॉन डी के। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होगा। अब हमारा यहाँ पे सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं डी एक्स अपॉन डी के। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए मेरा ये जो फंक्शन है मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ओके, सो अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूंगी, ऐसे ना डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो 0.4 इंटू 1.06 के टू दी पावर। देखो क्या होता है कि जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो पावर इंटू में आती है और एक कम हो जाती है, तो अब पावर इंटू में तो आ गई है और 1 माइनस 0.6 में से अगर मैं 1 माइनस करूंगी, एक कम करूंगी, तो ये आएगा मेरा 0.06। ठीक है, इतना समझ आया? आई होप तुम्हें डिफ्रेंशिएशन अब तो क्लियर हो गया होगा, बिकॉज बेसिक में भी पढ़ लिया और काफी टाइम से पढ़ लिया। तो ये हमारा हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन। अब हमें क्या करना है, के अपॉन एक्स की मल्टीप्लाई कर देनी है बस इस डिफ्रेंशिएशन। नाउ k अपॉन हमारा x क्या दे रखा था? 0.4 k टू द पावर 1 माइनस 0.6, ये हमारा दे रखा था और डिफ्रेंशिएट करके हमारे पास वैल्यू आई थी 0.4 इंटू 1.06 इंटू के टू द पावर 0.06, ये हमारे आ गया इसकी इलास्टिसिटी। ठीक है, तो अब अगर मैं इसे प्रॉपर सॉल्व करूं तो तुम्हारा सॉल्व करके आएगा 1.06। ठीक है, के से के वैल्यू कट के। अब हमारा एक पार्ट तो सॉल्व हो गया, लेकिन अभी हमसे क्वेश्चन में ये और पूछा था कि अगर हमारा 3% इंक्रीज हो जाता है वॉल्यूम में, ट्रैफिक वॉल्यूम में, तो हमारा एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज होगा। मतलब अगर x हमारा 3% से बढ़ जाता है तो k कितना हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, ये हमें बताना है। तो हमें फॉर्मूला तो पता है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा? फॉर्मूला क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन ट्रैफिक अपॉन परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर, क्योंकि एक्सपेंडिचर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हमारे पास ये वैल्यू भी आ गई है। वैल्यू क्या है? 1.06 इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन ट्रैफिक हमें 3 दे रखा है
और हमें निकालने को कहा है परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर। तो क्या अब हम निकाल सकते हैं? बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो मतलब 3/1.06, और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2.83%। तो मतलब अगर हमें एक्सपेंडिचर में चेंज करना है, अगर ट्रैफिक 3% से बढ़ता है तो हमें एक्सपेंडिचर 2.83% से बढ़ानी पड़ेगी। अब पॉइंट इलास्टिसिटी के बाद हमारे पास है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो देखो, तुम्हें पता है कि डिमांड और प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। डिमांड और प्राइस के बीच में हमेशा नेगेटिव रिलेशन होता है। ये तो तुमने इकोनॉमिक्स में ही पढ़ा होगा। अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। अगर कोई भी सामान तुम्हें पहले 5 रुपए का मिल रहा था तो तुमने 10 उसकी क्वांटिटी तुम खरीदते थे, लेकिन अब वो सामान तुम्हें 10 रुपए का मिल रहा है और तुम्हारे पास 50 रुपए है, तो अब तुम उसकी सिर्फ 5 क्वांटिटी खरीदोगे, ठीक है। तो प्राइस बढ़ने से डिमांड हमारी कम हो जाती है, तो देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप। तो अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम देखें तो इसका मतलब है कि कितना प्राइस में चेंज आने की वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आता है, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि अगर हमारी प्राइस चेंज हुआ है 1% से तो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड कितने परसेंट से चेंज होगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है -P/X dx/dp। क्योंकि हमारा जो प्राइस है ना वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हम ये निकाल रहे हैं कि प्राइस के चेंज होने से हमारे क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आ रहा है, तो इसलिए हमारा ये नीचे आया और ये ऊपर आया, ठीक है। ये ध्यान रखना, विच इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, विच इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और अब आप अगर पूछोगे मुझसे कि मैम ये नेगेटिव साइन क्यों लगा है, तो नेगेटिव साइन इसलिए लगा है बिकॉज प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, और इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा फॉर्मूले में नेगेटिव साइन लगता है। अब चलो इसका ना क्वेश्चन करते हैं, लेकिन एक मिनट, क्वेश्चन करने से पहले ना मैं तुम्हें कुछ 1-2 कॉन्सेप्ट और बता देती हूँ। देखो, अगर तुम्हारा जो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 1 से इनफाइनाइट के बीच में आता है तो वो होता है इलास्टिक, ठीक है। और अगर वो इक्वल्स टू 1 आता है, जैसे तुमने कैलकुलेट किया और वो 1 आ गया, तो उसे कहते हैं यूनिट इलास्टिक, ठीक है। और अगर वो 0 से 1 के बीच में आता है उसे कहते हैं इनइलास्टिक, ठीक है। और अगर वो पूरा 0 ही आ जाता है तो उसे कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। इसको याद रखना है क्योंकि कभी कभी ना तुम्हारे क्वेश्चंस में डायरेक्टली पूछ भी लिया जाता है कि बताओ वो इलास्टिक है इनइलास्टिक है, तो तुम कैलकुलेट तो कर लोगे पूरा सॉल्यूशन, बट फिर तुम्हें बताना भी तो पड़ेगा ना। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज गिवन x इज इक्वल्स टू 48 माइनस 3p²। हमें पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करना है जहाँ पे p हमारा 3 है, ठीक है। जो प्राइस, फिर हमसे बोले कि अगर प्राइस जो था पहले वो 3 था और बाद में वो 4% से इंक्रीज हो गया, सॉरी, प्राइस हमारा पहले 3 था और फिर बाद में वो 4% से डिक्रीज हो गया, तो बताओ हमारे क्वांटिटी डिमांडेड में कितना इंक्रीज आएगा, क्योंकि प्राइस और डिमांड इनवर्सली रिलेटेड है, ठीक है। तो चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें x दे रखा है 48 माइनस 3p², और अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें ND इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, तो वो होगा -px इंटू dx/dp, ठीक है। तो सबसे पहले हम dx/dp कैलकुलेट कर लेते हैं। सो फॉर कैलकुलेटिंग dx/dp हमें क्या करना होगा, ये जो कांस्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन तो 0 होगा, है ना। और जब हम इसका डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करेंगे तो पावर इनटू में आएगी और एक लेस हो जाएगी। सो हमारा आंसर आएगा इसका dx/dp -6p, ठीक है। अब ये तो कैलकुलेट हो गया, अब हमें बस इसकी मल्टीप्लाई dx/dp से कर देनी है और हमारा इलास्टिसिटी आएगा। तो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऐसे आएगा, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में ना दे रखा था कि हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉइंट पे निकालिए जहाँ पे p इज इक्वल टू 3 है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस आंसर में p की जगह पे 3 पुट कर देंगे। तो अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूँ, यहाँ पे भी, मतलब मैं पूरे आंसर में p की जगह पे 3 पुट करूंगी और फिर मैं इसकी प्रॉपर कैलकुलेशन करके एक आंसर निकाल लूंगी, ठीक है। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे ना, आपके पास आंसर आएगा 2.57, ठीक है। तो ये हमारा आ गया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके बाद हमसे कहा है कि अगर हमारा प्राइस 4% से डिक्रीज हो जाता है तो हमारी डिमांड कितने से इंक्रीज होगी। तो देखो, मेरा प्राइस पहले क्या था, मेरा प्राइस था ₹3। अगर मैं उसे 3 से डिक्रीज करती हूँ तो सॉरी, कितने परसेंट से डिक्रीज हुआ था, हाँ 4% से। अगर मैं उसे 4% से डिक्रीज करती हूँ तो मेरा जो न्यू प्राइस आएगा वो कितना आएगा, न्यू प्राइस इक्वल्स टू 3 इंटू 96%, इतना ही तो आएगा ना 4% से डिक्रीज करके। तो जब तुम इसे कैलकुलेट करोगे तुम्हारा जो न्यू प्राइस है वो आएगा 2.88, ठीक है। अब क्योंकि हमारा नया प्राइस आया है तो नया प्राइस तो आ गया,
तो अब हम देखते हैं कि हमारे नए प्राइस की वजह से, अब हमने नया प्राइस तो कैलकुलेट कर लिया, अब हमारी डिमांड कितनी है, नई डिमांड कितनी है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो ये स्टार्टिंग का फंक्शन था x इज इक्वल टू 48 माइनस 3p², इसमें हम p की जगह पे अपना जो नया प्राइस है वो रखेंगे। तो जब मैं यहाँ पे नया प्राइस रखूंगी तो यहाँ पे मेरा आएगा 48 माइनस 3 2.88 का स्क्वायर। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास न्यू डिमांड आ जाएगी, न्यू डिमांड इज इक्वल्स टू 223.1168। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड बताओ। तो परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, न्यू डिमांड में से ओल्ड डिमांड माइनस करके डिवाइड करेंगे ओल्ड डिमांड से। गाइस ये तो नॉर्मल जब तुम परसेंटेज चेंज निकालते हो किसी भी चीज का तो यही फॉर्मूला आपका लगता है। ठीक है, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाय ओल्ड। ठीक है, तो जब मैं इसे लिखूंगी तो यहाँ पे मेरी न्यू डिमांड है 23.1168 माइनस 21, और मैं इसे डिवाइड कर दूंगी 21 से। तो आपका जो आंसर आएगा, मतलब परसेंटेज चेंज इन डिमांड जो आएगा, दैट इज 10.08। ठीक है, इतना क्वेश्चन हुआ। अब हमें क्वेश्चन में लास्ट में क्या कहा था कि हमें अप्रोक्सीमेशन इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या चेंज आया हमें वो भी निकालना है। तो अब हमारे पास परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड भी आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है परसेंटेज चेंज इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अब हम अपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फॉर्मूले में डायरेक्टली अपनी वैल्यूज रख देंगे। परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितना है 10.08, परसेंटेज चेंज इन प्राइस है 4। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.52। ठीक है, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। देखो मैंने ये क्वेश्चन इतना बड़ा इसलिए लिया, चाहती तो मैं बहुत छोटा सा क्वेश्चन भी ले सकती थी जिसमें बस नॉर्मल सी मेरे को कैलकुलेशन करनी होती, ताकि आपके सारी चीजें इसमें कवर हो जाए। जितने भी मोस्टली क्वेश्चन है उसमें से ये क्वेश्चन सबसे बड़ा था जिसमें सारी चीजें कवर हो रही थी। Now next we have the income elasticity. Income elasticity of demand क्या होती है? तो देखो income elasticity of demand का मतलब है कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। मान लो इनकम में तुम्हारी कोई चेंज आया तो उस इनकम में चेंज आने की वजह से कितने परसेंट तुम्हारी डिमांड में चेंज आया, दैट इज इनकम इलास्टिसिटी। इसका फॉर्मूला होता है I अपॉन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई डी आई। क्यों? क्योंकि जो हमारी इनकम है वो हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिमांड। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था कि जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है वो नेगेटिव होती है, लेकिन जो इनकम इलास्टिसिटी होती है वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा गुड्स कौन सा है। अगर तुम्हारा गुड्स है नॉर्मल गुड्स तो इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव होगी। क्यों मैम? देखो अगर तुम, हमारे लिए बिस्लरी का पानी पीना इज अ नॉर्मल गुड, ठीक है, और जो टैप वाटर है उसको पीना या नॉर्मल पानी पीना इज एन इंफीरियर गुड। तो अगर तुम्हारी इनकम बढ़ जाती है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, अपने नॉर्मल गुड की मतलब बिस्लरी के पानी को पियोगे और टैप वाटर को अवॉइड करोगे। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि अगर इनकम इंक्रीज होती है तो जो कंजम्पशन है नॉर्मल गुड का वो तो बढ़ता है, लेकिन जो इंफीरियर गुड का कंजम्पशन है वो कम होता है। तुमने टैप का पानी पीना कम कर दिया और नॉर्मल गुड मतलब बिस्लरी का पानी पीना बढ़ा दिया, ठीक है। लेकिन वहीं अगर तुम्हारी इनकम डिक्रीज हो जाती है तो अब तुम्हारे पास पैसे कम है तो तुम बिस्लरी का पानी कम कर दोगे, मतलब तुम नॉर्मल गुड को कंज्यूम करना कम कर दोगे और अपने इंफीरियर गुड्स को कंज्यूम करना इंक्रीज कर दोगे। आई होप ये इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला तो हमने देख लिया है, सारी चीजें भी पढ़ लिया, अब बस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो तुम्हारा क्वेश्चन है डिमांड एक्स एज अ फंक्शन ऑफ इनकम आपको दे रखी है, ठीक है, और डिटरमाइन करना है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जहां पे आपकी जो इनकम है वो 200 दे रखी है, ठीक है। आपका जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है वो ये है, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारा x जो है वो -75 प्लस 1/2 आई दे रखा है, हम इससे dx अपॉन डी आई कैलकुलेट करते हैं, dx अपॉन डी आई। अब तुम्हें पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है और यहाँ पे जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1/2, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई मैं बस i अपॉन एक्स से कर देती हूँ, x तो मुझे दे रखा है और i तो मेरे को आई है ही, ठीक है। तो अब मैं बस इसकी मल्टीप्लाई इस फॉर्मूले से कर देती हूँ, dx अपॉन डी आई की मल्टीप्लाई मैं i अपॉन एक्स से करती हूँ और मेरे पास आ जाएगा इनकम इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे नाउ आई नीड टू राइट इट दैट i अपॉन हमारे पास x था -75 प्लस 1/2 i इंटू 1/2,
ठीक है। अब हमें क्या दे रखा था कि I इज इक्वल टू 200 है, तो अब मैं इस फॉर्मूले में I की जगह पे 200 रख दूंगी। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 4, और यही है आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब चलते हैं नेक्स्ट इलास्टिसिटी पे। वी हैव द नेक्स्ट इलास्टिसिटी दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है? दैट इज रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी टू द गिवन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब प्राइस के चेंज होने की वजह से हमारी जो क्वांटिटी हमें सप्लाई करी जा रही थी, क्वांटिटी सप्लाई, उसमें कितना चेंज आया, उसमें कितने परसेंट से चेंज आया। देखो जो प्राइस होता है ना और जो सप्लाई है, प्राइस और सप्लाई के बीच में ना पॉजिटिव रिलेशन होता है। कैसे? मान लो दो सामान है, एक है टी और एक है कॉफी, ठीक है। और तुम एक सप्लायर हो, तुम्हें पता है कि जो टी है, चाय जो है, उसके प्राइसेस जो है वो बढ़ गए हैं और कॉफी के कम हो गए, तो तुम क्या करोगे? कॉफी को कम प्रोड्यूस करोगे, टी को ज्यादा प्रोड्यूस करोगे, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हुए तो आपने सप्लाई इंक्रीज कर दी। वहीं अगर कॉफी के प्राइस बढ़ जाते तो तुम जो चाय है उसे कम प्रोड्यूस करते, चाय पत्ती को, और कॉफी को ज्यादा प्रोड्यूस करते। तो जिसके प्राइस बढ़े उसकी सप्लाई जो है सप्लायर ने बढ़ा दी। इसीलिए जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होती है उसका पॉजिटिव रिलेशन होता है। अब तुम यहाँ पे देखो तो जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसका फॉर्मूला भी सेम ही था, लेकिन बस एक चीज का डिफरेंस था कि उसमें माइनस था और इसमें माइनस नहीं है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है, तो अभी इतना तो समझ आ गया। अब इसको क्वेश्चन करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में दे रखा है सप्लाई फंक्शन ऑफ अ कमोडिटी x इज इक्वल्स टू 2p² + 5, और हमें बोला है फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जहाँ पे प्राइस हमारा 3 है। अब हमें पता है जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है उसका फॉर्मूला क्या होता है? P/x dx/dp। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम dx/dp कैलकुलेट कर लेते हैं इस फंक्शन से। तो dx/dp जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास डिफ्रेंसिएशन करने के बाद आएगा 2 × 2/p इंटू p। क्यों? क्योंकि पावर इंटू में आई और एक कम हो गई, तो दैट इज 4p। अब हम क्या करेंगे? p हमारा दिया हुआ है, x हमारी वैल्यू दे रखी है 2p² + 5, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 4p से। अब हमें दे रखा है कि p इज इक्वल टू 3 है, तो अब इस फॉर्मूले में हम p की जगह पे 3 डाल देंगे और इसे कैलकुलेट करेंगे। तो जब आप इसे 3 डाल के कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 36/23, और यही है अब आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, Now next we have the elasticity of cost. तो elasticity of cost is the ratio of percentage change in total cost to the given percentage change in output. और इसका फॉर्मूला होता है x/c इंटू dc/dx। मतलब हमारे क्वांटिटी में कितना चेंज आया, हमारी कोस्ट में कितना चेंज आया क्वांटिटी में चेंज आने की वजह से। यहाँ पे जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारा x है, क्वांटिटी है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारा कोस्ट है। ठीक है, तो अब इसका ना क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमें क्वेश्चन दे रखा है मैन्युफैक्चरर कोस्ट cx, कोस्ट फंक्शन दे रखा है cx इक्वल्स टू 1/6x³ प्लस 642x + 40। हमसे बोला है यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी टू एस्टिमेट द अमाउंट बाय विच मैन्युफैक्चरर शुड डिक्रीज द प्रोडक्शन टू रिड्यूस द कॉस्ट बाय 3%। अभी जो करंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन है वो 4 यूनिट है, मतलब अभी हमें एक्स दे रखा है 4, और हमसे पूछा है कि कितनी कोस्ट जो है वो, कितनी क्वांटिटी जो है वो एक्स को कितने % से रिड्यूस करे ताकि उसकी जो कोस्ट है सी वो 3% से रिड्यूस हो जाए, ये हमसे पूछा है। अब हमें पता है कि ये हमसे रिलेशन क्या पूछ रहा है, कोस्ट के बीच का और क्वांटिटी के बीच का। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, कोस्ट इलास्टिसिटी निकालनी पड़ेगी। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। हमारा कोस्ट इलास्टिसिटी का फंक्शन क्या है, x/c dc/dx। तो अब सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं dc/dx। ठीक है, हमारा कोस्ट फंक्शन क्या दे रखा था हमें, 1/6x³ प्लस 642x + 400। अब ना डिफ्रेंसिएशन करना शुरू करते हैं। देखो जब मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करूंगी तो पावर इंटू में आएगी, एक लेस हो जाएगी, ये इतना हो जाएगा। इसका डिफ्रेंसिएशन करूंगी तो 642 ही होगा, और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन तो 0 हो जाएगा। अब मैं यहाँ से इसको कट करूंगी तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसे आगे फर्दर सॉल्व कर लेती हूँ। मेरा dc/dx तो आ गया है। अब मुझे जब कोस्ट इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है तो मुझे इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब x/c से। ठीक है, और c हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, c हमें दे रखा है ये फंक्शन। तो अब मैं c की जगह डायरेक्टली इस फंक्शन को डाल दूंगी, दैट इज
एक्स क्यूब बाय 6 प्लस 642x प्लस 40, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई में डी सी अपॉन डी एक्स कर दूंगी, 1/2x² प्लस 642। जब आप इसे प्रॉपर कैलकुलेट करोगे ना, क्या डाल के वैल्यू आपकी हमें क्या दे रखी थी, हमें सी एक्स की वैल्यू दे रखी है 4। तो जब मैं एक्स की वैल्यू इस फॉर्मूले में डाल के इसे कैलकुलेट करूंगी तो मेरे पास जो आंसर आएगा इट विल बी 2600 अपॉन 2978 माइनस 0.67 इज इक्वल्स टू 0.8278, ठीक है, ये आ गया। अब हमसे क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि अगर हमें कॉस्ट अपनी 3% से कम करनी है तो हमें आउटपुट को कितना % से कम करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि हमारी कॉस्ट इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला है दैट इज परसेंटेज चेंज इन कॉस्ट अपॉन परसेंटेज चेंज इन आउटपुट। अब हमें कॉस्ट इलास्टिसिटी तो हमें मिली गई है दैट इज 0.8728, ठीक है। और हमें परसेंटेज चेंज इन आउटपुट बता दिया है दैट इज 3। हमें बस परसेंटेज चेंज इन आउटपुट निकालना है, कॉस्ट तो हमें बता ही दिया है, ठीक है। तो अब मैं इसे यहाँ कर लिख लूंगी और ये अपॉन में आ जाएगा। सो मेरा आंसर आएगा 3/0.8728 इज इक्वल्स टू 3.4372%। मतलब मुझे इतने % से अपना जो आउटपुट है वो कम करना पड़ेगा ताकि मेरी जो कॉस्ट है वो 3% से कम हो जाए। अब इलास्टिसिटी के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज मैक्सिमम मिनिमम प्रॉब्लम। देखो क्या होता है, अगर ये चिंटू है, ये बिजनेसमैन है, तो इसका ना एम होगा कि ये अपने जो प्रॉफिट है या अपना जो रेवेन्यू है उसको मैक्सिमाइज कर ले, ठीक है, उसको बिल्कुल ऐसे बढ़ा दे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा ले, और जो अपनी कॉस्ट है उसको मिनिमाइज कर ले, ये इसका एम होगा। तो ये जो आपकी डिफ्रेंसिएशन वाली ये जो चीज़ें होती हैं इसका यूज़ करके हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कैसे हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे और मिनिमाइज करेंगे। देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा, आपको क्वेश्चन में डिमांड फंक्शन दे रखा होगा और आपको पूछा होगा कि लेवल ऑफ आउटपुट बताओ, मतलब कितने क्वांटिटी में प्रोड्यूस करूं किसी भी सामान की ताकि मेरा जो रेवेन्यू प्रॉफिट है वो तो मैक्सिमाइज हो जाए या फिर जो मेरी कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाए। अब मैं आपको ना डायरेक्टली क्वेश्चन पे लेके जाने वाली हूँ और तभी मैं उसी से आपको समझाऊंगी, ऐसे थ्योरी पढ़ाने से आपको इतना समझ नहीं आएगा। इस क्वेश्चन को ना बहुत ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन आपके PYQ में कई बार रिपीट हुआ है तो इसलिए मैंने यही क्वेश्चन डाला है। और इस तरीके के मतलब ऐसे है कि डिजिट वगैरह चेंज करके इसी तरीके का क्वेश्चन आपका कई बार आ चुका है, ठीक है। तो अब ना इसे ध्यान से समझो क्वेश्चन को और अपना बिल्कुल भी फोकस इधर उधर गंवाना मत, वरना फिर कहोगे कि क्वेश्चन समझ नहीं आया। तो देखो एक शू मैन्युफैक्चरर है, वो 2 तरीके के शू प्रोड्यूस करता है, एक तो है हाई ग्रेड और एक है लो ग्रेड, ठीक है। और हाई ग्रेड की वो X यूनिट प्रोड्यूस करता है और लो ग्रेड की वो Y यूनिट प्रोड्यूस करता है। और जो प्लांट है वो कैपेबल है प्रोड्यूस करने में शू अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप, मतलब ये रिलेशन दे रखा है कि इतने वो शूज प्रोड्यूस कर सकता है जहां पे X जो है वो 10 से कम होगा, ये एक रिलेशनशिप दे रखा है। अब अगर हाई ग्रेड शू जो है वो लो ग्रेड शू से डबल पे बिकते हैं, मान लो अगर लो ग्रेड शू जो है वो 10 रुपए के बिक रहे हैं तो हाई ग्रेड शू जो है वो 20 रुपए के बिकेंगे, डबल बिकेंगे। तो हमें ये पता करना है कि हाई ग्रेड शूज के और लो ग्रेड शूज के कितनी क्वांटिटी हम प्रोड्यूस करें, मतलब X की वैल्यू और Y की वैल्यू हमें पता करनी है ताकि हमारा टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो सके। तो अब तुम देख रहे हो मैंने जो तुम्हें समझाया था, यहाँ पे तुम्हें रिलेशन दे दिया है, उसके बाद तुमने पूछा है कि क्वांटिटी बताओ आउटपुट और एम क्या है टू मैक्सिमाइज द टोटल रेवेन्यू, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था वीडियो में कि रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है। मान लो एक सामान कोई 5 रुपए का है और उसकी मैंने 10 क्वांटिटी परचेस कर ली, तो मैं जो शॉपकीपर जिससे मैंने परचेस किया उसका रेवेन्यू कितना हुआ, 50 रुपए का हुआ। ये चीज तुम्हें समझ आ रही है? चलो अब आगे करते हैं। नाउ मैं लेट कर रही हूँ कि P जो है वो प्राइस है लो ग्रेड शूज का। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जो हाई ग्रेड शूज है उसका प्राइस डबल है लो ग्रेड शूज से, तो 2P जो होगा वो प्राइस होगा हाई ग्रेड शूज का, ठीक है। हमने प्राइस जो है वो अज्यूम कर लिया। अब मेरे पास प्राइस भी है और क्वांटिटी भी है X एंड Y, तो मेरा रेवेन्यू फंक्शन में कुछ ऐसे लिख सकती हूँ 2PX प्लस PY। क्यों? क्योंकि मेरा जो प्राइस है हाई ग्रेड शूज का वो 2P है और लो ग्रेड शूज का मेरा P है,
ठीक है। और जो मेरी क्वांटिटी है हाई ग्रेड शूज की वो x है, क्वेश्चन में बता रखा, और लो ग्रेड शूज की y है। तो मेरा रेवेन्यू ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है। उसके लिए मुझे करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। बट तुम्हें देखो यहाँ पे दो वेरिएबल है, पी वेरिएबल तो चलो हो गया, उसके अलावा एक्स भी है और वाई भी है। तो मुझे इसे एक क्वांटिटी, एक वेरिएबल के उसमें करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं क्वेश्चन जाके देखूंगी, और क्वेश्चन में मुझे दे रखा है कि वाई की वैल्यू एक्स के टर्म में ऑलरेडी दे रखी है। तो मेरे को बस क्या करना है कि यहाँ पे मैं जो y की वैल्यू है उसकी जगह पे, मतलब y की जो वैल्यू दे रखी है वो डाल दूंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रही हूँ, दैट इज 42 माइनस 5x अपॉन 10 माइनस एक्स। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मेरे को बस डिफ्रेंशिएट करना है। सो लेट स्टार्ट डिफ्रेंशिएटिंग। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डी आर अपॉन डी एक्स, क्योंकि मेरे को क्या निकालना है, आउटपुट। आउटपुट क्या है, आउटपुट इज एक्स। तो मैं एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करूंगी। अब देखो ध्यान रखना, मैं जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ ना, मुझे बस उससे मतलब है। ये जो p है, माना कि ये वेरिएबल है, लेकिन मैं यहाँ इस p को कांस्टेंट मानूंगी, क्योंकि मैं डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ x के रेस्पेक्ट में, और मेरे लिए अब इस फंक्शन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, दैट इज x। p मेरे लिए कांस्टेंट है, तो जिस तरीके से किसी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन होता है वैसे ही मेरा p का डिफ्रेंशिएशन होगा। ठीक है, तो चलो अब इसे करते हैं। जब मैं यहाँ पे 2px का डिफ्रेंशिएशन करूंगी तो मेरे पास आएगा 2p प्लस, ये p मेरा बाहर ही रहेगा, दैट इज कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे मेरा अब लगेगा क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या था, नीचे वाले का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज लिखते हैं, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। इसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगी, ये तो कांस्टेंट हो गया, ये बचेगा, तो मेरे पास वैल्यू बचेगी -5 की। फिर माइनस लगाते हैं, फिर ऊपर वाले को एज इट इज लिखते हैं, 5x को एज इट इज लिखूंगी, और नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। जब मैं 10 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगी तो मेरे पास -1 बचेगा बस। ठीक है, अब मैं इसे फिर से सॉल्व, मतलब आगे को ढंग से सॉल्व करूंगी, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी, मेरे पास सॉल्व करके आएगा 2p माइनस 8p डिवाइड बाई 10 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने इसे सिंप्लीफाई कर लिया, तो मेरे पास आ गया p 2 माइनस 8 अपॉन 10 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो मुझे क्या करना है, यहाँ से तुम्हारी समझने वाली चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज इज गोइंग ऑन, ध्यान से देखो। अब मुझे क्या करना है, अब मेरे को वो आउटपुट वैल्यू निकालनी है, मतलब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं क्या करूंगी, मेरा जो ये सिंप्लीफाई करके आंसर आया है dr अपॉन dx का, उसे मैं इक्वल्स टू x जीरो लिख दूंगी। ठीक है, और उसमें फिर x की वैल्यू फाइंड करूंगी। तो मैंने इसे इक्वल्स टू 0 लिख दिया। अब p इधर डिवाइड में जाएगा तो 0 ही बचेगा। फिर आगे मैं इसे और सॉल्व करूंगी तो ये आ जाएगा 8 10 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर इसे आगे सॉल्व किया जाएगा तो इट विल बी, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये यहाँ पे इसमें अंडर रूट में जाएगा, स्क्वायर है, तो यहाँ आ जाएगा +-2 इज इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स। ठीक है, अब इस +-2 को मैं दोनों वैल्यू के लिए सॉल्व करूंगी। पहले मैं वैल्यू ले लेती हूँ +2, तो यहाँ पे मेरी जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 8, और अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लेती हूँ 10x माइनस इज इक्वल्स टू -2, तो मेरी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी मेरी 12। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन देखूं, यहाँ मुझे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि x जो है वो छोटा है 10 से, तो इसका मतलब क्या है कि मेरी ये जो वैल्यू है x इज इक्वल्स टू 12 वो तो रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि x जो है वो छोटा है 8 से। तो अब मेरे पास एक वैल्यू आ गई कि मेरे जो नंबर ऑफ आउटपुट होने चाहिए फॉर अ x जो मुझे प्रोड्यूस करने हैं वो 8 प्रोड्यूस करने हैं, 8 क्वांटिटी x की प्रोड्यूस करनी है। बट अभी तक मेरे को ये नहीं पता चला कि ये मैक्सिमाइज करेगा मेरा प्रॉफिट या नहीं। तो इसके लिए अब मुझे क्या करना है, जो मेरा dr अपॉन dx था ना, मुझे इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करना है। हाँ, आपने सही सुना, मुझे इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करना है। देखो पहला स्टेप क्या था कि मैंने एक बार डिफ्रेंशिएशन किया, फिर उसे इक्वल्स टू 0 लिख के मैंने x की वैल्यू निकाल ली। अब ये चीज मैक्सिमाइज कर भी रही है रेवेन्यू को या नहीं, इस बात का पता करने के लिए मुझे इसका डिफ्रेंशिएशन दोबारा करना पड़ेगा। इसे कहते हैं डबल डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो अब हम इसका करते हैं डबल डिफ्रेंशिएशन। डबल डिफ्रेंशिएशन को लिखते हैं डी स्क्वायर आर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो देखो p तो कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा। ठीक है, अब मैं अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करूंगी यहाँ पे, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, -8। ठीक है, और जब ये मेरी ऊपर वैल्यू, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रफ वर्क करके दिखा देती हूँ, 10 माइनस एक्स,
ये मेरी वैल्यू अगर ऊपर ऐसे मैं लिखूँ तो माइनस में चली जाएगी वैल्यू, फिर पावर इंटू में आएगी, मतलब -2 10 माइनस एक्स, और एक कम हो जाएगी, तो -2 में एक कम करेंगे तो -3 हो जाएगी। और अगर मैं इसे फिर से नीचे लेके जाऊंगी डिनोमिनेटर में, तो इट विल बी, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक है, और डिनोमिनेटर में वैल्यू चली जाएगी 10 माइनस एक्स का क्यूब। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो अब मेरी डबल डिफ्रेंसिएशन की वैल्यू आ गई -16p 10 माइनस एक्स का क्यूब, ठीक है। अब देखो, एक ये कंडीशन मैं आपको बता रही हूँ, ये कंडीशन ना बहुत अच्छे से याद रखना। अगर आपका डबल डिफ्रेंसिएशन लेस देन 0 आता है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो डिफ्रेंसिएशन करने पे आपको जो वैल्यू मिली है वो मैक्सिमाइज करेगी आपके प्रॉफिट को या रेवेन्यू को, ठीक है। और अगर आपका डबल डिफ्रेंसिएशन अगर आप करते हो और वो ग्रेटर देन 0 आ जाता है, मतलब पॉजिटिव आ जाता है, तो इसका मतलब है जो भी आपकी वैल्यू आपको डिफ्रेंसिएशन करने के बाद मिली है वो आपकी चीज़ को, आपका जो भी आउटपुट है उसे मिनिमाइज करेगी, ठीक है। तो अब हमारी वैल्यू जो है वो लेस देन 0 आ रही है, तो मतलब ये जो हमारी x = 8 की वैल्यू है, ये हमारे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज, मतलब हमारे रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करेगी, ठीक है। देखो, क्वेश्चन में था कि हमें नंबर ऑफ पेयर निकालने हैं दोनों के। अब हमने x के तो निकाल लिए कि x = 8, हमें y के भी निकालने पड़ेंगे। सो टू फाइंड द y मैं क्या करूंगी, 42 - 5 × 8, मतलब मैं यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो इस फंक्शन में पुट कर दूंगी और मेरे पास आ जाएगी वैल्यू। सो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे आपके पास y की वैल्यू आएगी 1, ठीक है। तो मतलब आपको x के पेयर बनाने हैं 8 और y के पेयर बनाने हैं 1, ठीक है। और यहाँ पे आपकी जो वैल्यूज दे रखी थी वो 100 में दे रखी थी, तो मतलब आपको x के पेयर बनाने हैं 800 और y के पेयर बनाने हैं 100, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। देखो, मैंने एक क्वेश्चन और लिया है यहाँ पे, ये भी इसी तरीके का है। अ कंपनी फॉर एक्स आइटम प्रोड्यूस द टोटल कॉस्ट सी, और जो टोटल रेवेन्यू है वो आर है। गिवन अ इक्वेशन, रेवेन्यू और जो कॉस्ट है उसकी इक्वेशन हमें दे रखी है। हमें फाइंड करना है हाउ मेनी आइटम टू बी प्रोड्यूस टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। अब हमें यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। तो तुम तो अकाउंट्स के बच्चे हो, तुम्हें पता होगा प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ठीक है। तो अगर हमें जिस चीज को मैक्सिमाइज करना है हमें उसकी इक्वेशन पता होनी चाहिए, बट तुम्हें क्या यहाँ पे प्रॉफिट की इक्वेशन दिख रही है? नहीं, लेकिन हमें रेवेन्यू और कॉस्ट की इक्वेशन दिख रही है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट की इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? रेवेन्यू दे रखा है 3x माइनस जो कॉस्ट की इक्वेशन है वो उसमें से हम ये माइनस कर देंगे, प्लस 0.015 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब x जो है अंदर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3x - 100 - 0.015 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को, ये हमारी कह सकते हैं कि ये हमारी है प्रॉफिट की इक्वेशन। अब ये प्रॉफिट की इक्वेशन आ गई, हमें इसे करना है मैक्सिमाइज, तो हम सबसे पहले इसका करेंगे डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन इज dp/dx, क्योंकि हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, हमें निकालना है हाउ मेनी यूनिट मतलब x, तो हमें x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है। जब मैं 3x का डिफरेंशिएशन करूंगी तो 3 आएगा। 100 जो है मेरा कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, और यहाँ पे जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगी तो पावर इनटू में आएगी और एक लेस हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसे फिर से इसकी मल्टीप्लाई कर देती हूँ सो मेरे को मिलेगा 0.030x, ठीक है। अब हमारा क्या है कि हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो उस केस में हम क्या करते हैं, dp/dx, मतलब जो भी हमारा डिफरेंशिएशन होता है उसे इक्वल्स टू 0 रखते हैं। तो जब हम इस वाली इक्वेशन को इक्वल्स टू 0 उठा के रखेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 0.030x इज इक्वल्स टू 3, और x की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास x की वैल्यू आएगी 100, ठीक है। लेकिन अभी हमारा सेकंड स्टेप बाकी है। मैंने आपको क्या बताया था, सेकंड स्टेप क्या होता है, हमें ये देखना है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा भी या नहीं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। सो हमारा dp/dx ये आया था, अब हम इसका ना डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। तो d²p/dx² इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा, और यहाँ पे जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगी तो आएगा 0.030,
ठीक है। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था कि अगर मेरा जो डबल डिफरेंशिएशन है उसकी वैल्यू लेस देन 0 आती है, इसका मतलब क्या है कि वो कोई भी चीज़ को मैक्सिमाइज करेगा, और अगर ग्रेटर देन 0 आती है तो वो कोई भी चीज़ को मिनिमाइज करेगा। तो यहाँ पे हमारी ये आ रही है नेगेटिव, लेस देन 0 तो मतलब ये मैक्सिमाइज करेगा। तो ये हमारी ये जो क्वांटिटी है x इज इक्वल टू 100, जो हमारी क्वांटिटी है ये हमारे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगी। मेरी प्रॉफिट की इक्वेशन ये थी। अब हमें पता चल गया है कि x की वैल्यू जो है वो 100 है। अब अगर मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू 100 डालूंगी तो मेरे पास जो प्रॉफिट आएगा दैट इज 50, मतलब जो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है दैट इज 50। ठीक है। आई होप अब आपको मैक्सिमम मिनिमा के जो एप्लीकेशंस है वो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब बस एक लास्ट टॉपिक बचा है, उसको भी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, दैट इज इन्वेंट्री कंट्रोल। तो मैक्सिमम मिनिमा की ही एक एप्लीकेशन है हमारी इन्वेंट्री कंट्रोल। देखो क्या होता है कि हमारा ना एक मॉडल है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसमें क्या होता है, हम ये देखते हैं कि हम एक बार में कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करें, ताकि जो हमारी ये 3 तरह की कॉस्ट है, परचेजिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और जो होल्डिंग कॉस्ट है, वो कम हो। तो इसलिए हम इसमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में ये देखते हैं कि एक बार में कितनी हम क्वांटिटी ऑर्डर करें। ठीक है। तो अब इन कॉस्ट को एक बार ही समझ लेते हैं। देखो परचेस कॉस्ट क्या होता है, परचेस कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आइटम को परचेस करने में आती है, जैसे कि प्राइस ऑफ आइटम हो गया, टैक्सेस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है, एक बार में ऑर्डर करने में, एक टाइम पे ऑर्डर करने में जो हमारी कॉस्ट आती है दैट इज ऑर्डर कॉस्ट। ठीक है। जैसे कि हमें ऑर्डर प्रिपेयर करने के लिए लेबर चाहिए होगी, या फिर टेलीफोन कॉल करना पड़ता है, पोस्टेज या ट्रैवल वगैरह वो सब। देन नेक्स्ट इज होल्डिंग कॉस्ट। देखो अगर हम अपनी जो इन्वेंट्री है वो स्टॉक में रखते हैं तो उसके लिए हमें फिजिकल स्टोरेज भी चाहिए, मतलब गोडाउन वगैरह। कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आती है। देखो जितने में मैंने इन्वेंट्री परचेस करके अपने पास रख रखी है उतने पैसे को अगर मैं कहीं इन्वेस्ट कर देती तो मुझे उस पर रिटर्न आता, तो दैट इज कैपिटल कॉस्ट। उसका इंश्योरेंस भी कराना पड़ेगा मुझे इन्वेंट्री का, और अगर वो इन्वेंट्री खराब हो गई तो उसकी कॉस्ट अलग से। तो ये सारी कॉस्ट हमारी होल्डिंग कॉस्ट में आती है। ठीक है। अब जो ईओक्यू का फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है कि टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट के अंदर हम ऑर्डरिंग प्लस होल्डिंग कॉस्ट लेते हैं। वैसे तो लेते तो परचेजिंग कॉस्ट भी है, लेकिन हम यहाँ पे परचेजिंग कॉस्ट नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि परचेजिंग कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट ही रहने वाली है। हमें जो मेन फोकस करना है वो ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट पे करना है, तो इसलिए इजी बनाने के लिए हम परचेजिंग कॉस्ट को नहीं लेते। ठीक है। अगर हम देखें कि हमारी एनुअल में ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है, तो हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हैं, मतलब हम कितने ऑर्डर कर रहे हैं। मान लो मैंने 5 ऑर्डर करे और कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी थी, 5 रुपए थे, तो मेरी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट जो आएगी वो 25 रुपए आएगी। ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करने का। अब मान लो कि मेरी जो टोटल डिमांड है एक बार में, मतलब जो मेरी टोटल डिमांड है पर ईयर, एक ईयर की, वो है डी। अब तुम यहाँ पे कोई सी भी क्वांटिटी ले सकते हो डी की। मान लो मैं ले रही हूँ 100 है। ठीक है। और मैं एक बार में जो क्वांटिटी ऑर्डर कर रही हूँ, मेरी जो क्वांटिटी मैं एक बार में ऑर्डर कर रही हूँ वो है 10। ठीक है। तो मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हुए, मैं कितने ऑर्डर करूंगी, मुझे 100 यूनिट चाहिए और एक बार में मैं 10 यूनिट ले रही हूँ, तो मैं कितने नंबर ऑफ ऑर्डर करूंगी, 10। ठीक है। ये होगा मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर। और अगर मुझे एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालनी है तो मुझे क्या करना होगा, अपने नंबर ऑफ ऑर्डर की मल्टीप्लाई ईच ऑर्डर कॉस्ट से करनी होगी। ठीक है। तो मैं इसे इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, D अपॉन Q इंटू C0। D क्या है, मेरी टोटल डिमांड, Q एक बार में कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करी है, और C0 इज कॉस्ट फॉर ईच ऑर्डर। ठीक है। ये याद रखना। अगर मैं एनुअल होल्डिंग कॉस्ट की बात करूं तो एनुअल होल्डिंग कॉस्ट को फॉर्मूला होता है ये, मतलब Q/2। Q/2 क्या है, मेरा एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है। और CH मतलब मेरा होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है। तो एनुअल होल्डिंग कॉस्ट मेरी इस तरीके से आती है। अब जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमारी टोटल कॉस्ट क्या होती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला ये था और होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला ये है, तो मेरी टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला ये हो जाएगा। मैंने तुम्हें बताया था स्टार्टिंग में कि हमें इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चंस में क्या निकालना होता है कि हमें एक बार में कितनी यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑर्डर करनी है ताकि हम इस कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकें। तो मतलब हमें ये क्यू फाइंड करना है, ये क्यू हमें फाइंड करना है। तो अगर हमें क्यू फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला होता है ऑर्डर क्वांटिटी टू मिनिमाइज द कॉस्ट इज क्यू इज इक्वल्स टू 2 इंटू C0। C0 क्या होगी, C0 इज
कोस्ट पर ऑर्डर इंटू डी, डी मतलब हमारी जो डिमांड है टोटल डिमांड, डिवाइड बाय सी एच, सी एच मतलब होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, अब इसके ना क्वेश्चन करते हैं तभी तुम्हें प्रॉपर समझ आएगा। सो हमारा क्वेश्चन है, कंपनी फाइंड दैट द डिमांड फॉर आइटम इज यूनिफॉर्म 10,000 पर यूनिट, यूनिट पर कॉस्ट 50 ईच टाइम टू प्लेस एन ऑर्डर। मतलब हमें जो C0 दे रखा है वो दे रखा है 50। ठीक है, हमारी जो टोटल डिमांड है वो उन्होंने कह दी कि यूनिफॉर्म होती है हमेशा, दैट इज 10,000। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ क्वांटिटी ऑर्डर, अगर होल्डिंग कॉस्ट जो है पर यूनिट पर ईयर इज ₹1, हमारी जो होल्डिंग कॉस्ट है वो हमें ₹1 देती है और हमसे पूछा है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बताओ। तो अब इस केस में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा नंबर ऑफ ऑर्डर। ठीक है, कितने ऑर्डर दिए जा रहे हैं पर ईयर, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने होंगे, हमारी जो टोटल डिमांड है डिवाइड बाय क्वांटिटी, मतलब कितनी क्वांटिटी हम ऑर्डर कर रहे हैं एक बार में। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी अपॉन क्यू। अब डी तो हमें दे रखा है दैट इज 10,000, बट क्यू हमारे पास नहीं है तो हम इसे अभी ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारी जो एनुअल कॉस्ट होगी, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट क्या बताई थी मैंने आपको, हमारी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट थी Q/2 इंटू सी एच, मतलब एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कॉस्ट ऑफ होल्डिंग। सो Q हमें यहाँ पे पता है कि Q तो हमारे पास वैल्यू नहीं है, लेकिन सी एच की वैल्यू हमें दे रखी है। सी एच की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो हमारी जो एनुअल होल्डिंग कॉस्ट आएगी दैट इज Q2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम अपनी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल कॉस्ट क्या होती है हमारी, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट। हमारी होल्डिंग कॉस्ट इज Q/2 प्लस हमारी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, हमारे जो नंबर ऑफ ऑर्डर है वो इतने हैं। ठीक है, और हमारी कॉस्ट क्या है पर ऑर्डर, दैट इज 5। तो मेरी जो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगी दैट विल बी 10,000 इंटू 5 डिवाइड बाई Q। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा 5 लाख डिवाइड बाई Q। अब ये हमारा एक फंक्शन बन गया। अब हमें क्या करना है, हमें Q हमारी जो कॉस्ट है उसको करना है मिनिमाइज। तो हमारा जो मैक्सिमम मिनिमा का हमने पहले किया था, जहां पे हम प्रॉफिट और रेवेन्यू को मैक्सिमाइज कर रहे थे, उसी तरीके से हम यहाँ कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको करेंगे अब डिफ्रेंशिएट। सो नाउ लेट्स डिफ्रेंशिएट इट, दैट इज DC अपॉन DQ। DQ मेरा यहाँ पे इकलौता वेरिएबल है, मतलब Q इकलौता वेरिएबल है, मैं उसी के रिस्पेक्ट में से डिफ्रेंशिएट करूंगी। इसको डिफ्रेंशिएट करके मेरे पास वैल्यू आएगी 1/2 प्लस, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगी तो यहाँ पे देखो मैं रफ वर्क बता देती हूँ। Q ऊपर जाएगा, -1 पावर होगी, पावर इंटू में आएगी, मतलब -1 Q, और एक लेस हो जाएगी तो -1 मतलब यहाँ पे -2 हो जाएगा। और फिर अगर ये नीचे डिनोमिनेटर में जाएगा तो इट विल बी Q²। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी -5 लाख अपॉन Q²। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, DC अपॉन DQ को मैं इक्वल टू 0 रख के Q की वैल्यू कैलकुलेट करूंगी। तो जब मैं इसे 0 रखूंगी इस पूरी वैल्यू को, आई विल गेट 5 लाख अपॉन Q² इज इक्वल टू -1/2, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, ये इधर मल्टीप्लाई में आएगा, Q² इधर जाएगा, सो इट विल बी 10 लाख इज इक्वल टू Q²। अब अगर Q इधर क्यूब स्क्वायर है तो यहाँ पे क्यूब रूट में आएगा, ऐसे करके वैल्यू आएगी, और जब यहाँ पे मैं Q कैलकुलेट करूंगी तो मेरे पास Q आ जाएगा 1000। ठीक है, यहाँ पे एक 0 और है, मेरे पास Q आ जाएगा 1000। अब मैंने सब कुछ तो कैलकुलेट कर लिया, मेरे पास Q की वैल्यू पे आ गई, लेकिन अभी मुझे ये देखना बाकी रह गया है कि क्या ये जो Q है इस वैल्यू पे, जहाँ पे Q इज इक्वल टू 1000 है, क्या इस वैल्यू पे मेरी जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज होती है या नहीं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका डबल डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। इसका मैं डबल डिफ्रेंसिएशन करूंगी, फिर से डिफ्रेंसिएशन करूंगी। नाउ D² अपॉन DQ², तो जब मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करूंगी इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी बिकॉज इट इज कांस्टेंट, और यहाँ पे मेरा जब मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करूंगी तो मेरे पास आएगा -2 अपॉन QQ। ठीक है, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मतलब ये वैल्यू आ जाएगी मेरी पॉजिटिव। अब मेरे को दिख रहा है यहाँ पे मेरी डबल डिफ्रेंसिएशन की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या है कि मेरा जो मेरा Q आया है, Q इज इक्वल टू 1000, इस वैल्यू पे मेरी जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज होगी। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी यूनिट सेकेंड ऑफ द बिजनेस मैथमेटिक्स हो गई है कंप्लीट। सो थैंक फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल पे बने रहो।